आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आप देख रहे हैं डी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर ऐसा लाइव शो है जो आपको आगाह करता है, आपको आपकी सेहत को लेकर हमेशा बेदार करता है और जो बात करता है आपकी खुशियों की, आपकी सेहत की और आपकी ज़िंदगी की। हाँ, हम में से सभी लोग जानते हैं कि इंसान की जो सेहत है वो खुदा की वो नियामत है। जब तक वो सही चलती रहती है तो किसी इंसान को उसके बारे में ढंग से पता ही नहीं चलता है। लेकिन खुदा न खास्ता किसी भी तरह की परेशानी अगर सेहत में आ जाती है, किसी तरह की कोई मर्ज़ घेर लेता है, तब सेहत की हकीकत पता चलती है और उसकी अहमियत पता चलती है। हमारे माशरे में वैसे तो बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन एक मर्ज़ ऐसा है जो हमारे माशरे को बहुत ही खोखला करता जा रहा है, जिसका जब जिक्र होता है तो खामोशी छा जाती है, हर कोई चुप हो जाता है और बात नहीं करता है। यकीनन वो है कैंसर। कैंसर ऐसा मर्ज़ है जो अगर वक्त पर जिसका इलाज ना हो, जिसके बारे में ना पता चल पाए, तो वो इंसान के जिस्म को खोखला कर देता है और उसका क्या अंजाम होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बहुत सारे ऐसे कैंसर भी हैं जिनका अगर बर वक्त देख लिया जाए, उनके बारे में, उनके अलामात पर नज़र डाल ली जाए, एक्सपर्ट को दिखा लिया जाए, तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और आदमी बिल्कुल तंदुरुस्त होकर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। इन्हीं सभी कैंसर में एक कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर। ये ख़वातीन में एक ऐसा कैंसर है जो पूरी दुनिया में लाखों ख़वातीन को मुतासिर कर रहा है, उनकी ज़िंदगी को बहुत ही मुश्किल बना रहा है। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर वक्त पर इसका इलाज हो जाए, इसको पहचान कर डॉक्टर के पास चला जाए और पूरी तरीके से जो डॉक्टर कहे उस पर अमल किया जाए, तो यकीनन इस मर्ज़ से पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है। ये बहुत खुशी की बात है और इसमें यहाँ हमें समझना चाहिए, जो हमारे माहिरीन हैं वो हमेशा इस बात को लेकर हमें कहते हैं कि हमारे शोज़ में कहते हैं या तरह तरह से अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि वक्त पर अलामात को पहचानिए और वक्त पर ही इलाज करिए। तो आज का ये मौजू बहुत ख़ास रहेगा, सर्वाइकल कैंसर। सभी को इसके बारे में जानना चाहिए और ख़ास तौर से ख़वातीन को तो बहुत ही ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम को पूरा देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सभी जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं किसी भी तरह का सवाल करना चाहते हैं या अपने इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करना चाहते हैं, तो जो टोल फ्री नंबर हमारे इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और जो माहिरीन बहुत ही हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, एम्स के हैं, सफदरजंग के हैं, उनका तारुफ भी आपसे कराएंगे और अब वो आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे। तो हमारे प्रोग्राम का हम यहाँ आगाज़ करते हैं इस बेहद ख़ास रिपोर्ट के साथ। मुलाज़ा फरमाइए। सर्वाइकल कैंसर खवातीन में एक आम मगर संजीदा बीमारी है जो रहम की गर्दन में गैर मामूली खुलियाती नशोनुमा की वजह से पैदा होती है। इब्तदाई मराहिल में ये अक्सर बगैर किसी वाज़ेह अलामत के होती है, इसलिए बरवक्त जांच और आगाही बहुत जरूरी है। अगर वक्त पर तशखीस ना हो तो ये बीमारी जिस्म के दीगर हिस्सों तक फैल सकती है और इलाज मुश्किल हो जाता है। इसके पैदा होने की वजूहात में इंसानी पैप्युलोमा वायरस HPV का इन्फेक्शन, जिनसी ताल्लुकात की जल्द शुरुआत, कमजोर कुव्वते मदाफियत और बाज़ जिंदगी के तर्ज़े अमल जैसे तंबाकू नोशी या नाक़िस ग़िज़ाइयत शामिल है। लेकिन खुशकिस्मती से इस बीमारी से बचाव मुमकिन है। स्क्रीनिंग जैसे पैप स्मीयर टेस्ट के जरिए इब्तिदाई अलामात की शनाख्त की जा सकती है और HPV वैक्सीन इन्फेक्शन के इम्कानात को कम करती है। सेहतमंद तर्ज़े ज़िंदगी, मुतवाज़िन ग़िज़ा और बाकायदा तिब्बी मुआयना भी बचाव में मददगार है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और किसी भी अलामत या सवाल की सूरत में फौरन माहिर सेहत से राब्ता करें। याद रखें, आगाही और बरवक्त इलाज ही सबसे बड़ी ताकत है।
ये रिपोर्ट में बहुत ही अच्छी बात बताई है कि तशख़ीस का जो मायने हैं बहुत ही ख़ास हैं। इवैल्यूएशन का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये रिपोर्ट में भी बताया है। नाज़रीन, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, बात करने से चीज़ें हल होती हैं। और ये किसी ने बखूबी कहा है कि अगर खामोशी होगी तो वो ख़तरनाक आपको किसी भी दूसरी तरफ ले जाएगी, जिसका जिक्र मैं नहीं करना चाहूँगा। और जब आप बात करेंगे तो वो आपको ज़िंदगी की तरफ ले जाएगा। इसे समझिए। और आज का ये जो मौजू है हमारा सर्वाइकल कैंसर पर, इसे बहुत बारीकी से देखिए। और कुछ भी अगर आपके मन में या आप सवाल करना चाहें तो डायरेक्ट कॉल कीजिए और माहिरीन से बात कीजिए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर प्रोग्राम की और तारुफ कराते हैं अपने माहिरीन से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरिता श्याम सुंदर, जो कि प्रोफेसर हैं, यूनिट हेड हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी, गायनी, सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली में। आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अंजू सिंह, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, एम्स दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्तुति गुप्ता, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं। हेलो डॉक्टर की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका वेलकम करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर बात हो रही है, जो हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे कैंसर इस वक्त माशरे में जो हैं हम देख सकते हैं, जिनके बारे में बात करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जैसे बात हो रही है, ये एक मौजू है सर्वाइकल कैंसर, जो ख़वातीन को अपनी जद में लेता है, उन्हें परेशान करता है और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी पेचीदियाँ पैदा कर देता है। तो मैं सबसे पहले अपने नाजरीन के लिए सवाल करूँगा, नाजरीन की तरफ से, डॉक्टर सरिता आपसे, कि ये जो कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर, ये क्या है, कैसे इसे समझें? नमस्कार जी, मैं ये बताना चाहूँगी सर्वाइकल कैंसर जो है हमारी महिलाओं में सेकेंड को मतलब सबसे पहले है स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद आते हैं सबसे ज़्यादा महिलाएं सर्वाइकल कैंसर। जो सर्वाइकल मतलब गर्दन में, वो सर्वाइकल नहीं है, ये तो सर्वाइकल मतलब बच्चेदानी, जो गर्भाशय के मुंह का कैंसर है। तो ये क्यों होता है? ये होता है एक वायरस की वजह से, जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये वायरस जैसे कोरोना वायरस था वैसे ही ये भी वायरस है। और ये वायरल इन्फेक्शन कब आता है? जब ये शारीरिक संबंध होता है या फिर कांटेक्ट भी, मतलब जनरली सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है। बट ये जब लड़की का सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, उस टाइम ये वायरल इन्फेक्शन होता है। तो कई महिलाओं में, मतलब ज़्यादातर 80% महिलाओं में इन्फेक्शन होता है, पर काफ़ी हद तक महिलाएं अपने आप इन्फेक्शन क्लियर कर देती। जैसे ज़ुकाम होता है वैसे हम सब ठीक भी हो जाते हैं, वैसे ही ये वाला इन्फेक्शन भी है, ठीक भी हो जाता है। बट अगर ये इन्फेक्शन या वायरस बसा रहे अपने बॉडी में, मतलब सर्विक्स में, तो ये इसके बदलाव होते हैं, उसके जैसे उसका जो दीवार, उसके लाइनिंग है, उसमें बदलाव होते हैं और वो आगे जाके कैंसर बन सकता है। बहुत ही बखूबी बताया है डॉक्टर सरिता ने कि ये एक वायरस है और ये किसी भी तरह से किसी भी खातून को अपनी जद में ले सकता है। जद में तो लेता है, लेकिन जद में लेने के बाद ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ये नहीं ठीक हो पाता है तो परेशानी बढ़ सकती है और उस वक्त माहिरीन की तरफ जाने की बेहद ज़रूरत है। डॉक्टर अंजू, यहाँ पर डॉक्टर सरिता ने एक बात बोली है कि ये इन्फेक्शन ठीक भी हो जाता है और ठीक ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉडी में रह जाए। तो ये दोनों जो सूरतें हैं ये कैसी होती है, कैसी कंडीशंस हैं जिसमें बिल्कुल ठीक हो जाता है, और वो कौन सी कंडीशन है जो एक चैलेंज बनकर किसी भी खातून के लिए आ सकती है? तो जैसे कि डॉक्टर सरिता ने बताया कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हम महिलाओं में पाए जाने वाला सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, और ये हमारी महिलाओं में मौत का भी बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। एंड हमारे देश में हर मिनट 8 में से 1 महिला इस कैंसर की वजह से अपनी जान देती है।
तो जैसे कि हमें पता है कि ये बच्चेदानी का मुंह का कैंसर HPV नाम के वायरस से होता है, एंड ये वायरस शारीरिक संबंध के बाद 80% महिलाओं को अफेक्ट करता है। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी है तो ये महिलाओं में ये वायरस क्लियर हो जाता है। बट उनमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं एंड इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि इस बीमारी को के लिए घातक माने जाते हैं, जैसे कि कम एज में शादी, मल्टीपल लोगों से संबंध, शारीरिक संबंध, या फिर जो माहवारी के दौरान साफ सफाई न रखना, और अगर आपको पहले से कोई इम्यूनो सप्रेसेंट डिजीज़ है जैसे कि HIV से ग्रसित महिलाएं या कुछ ऐसे रोग हैं तो ये वायरस बॉडी में परसिस्ट करता है जो कि आगे सर्वाइकल कैंसर का घातक रूप ले सकता है। इसके अलावा जिन महिलाओं के हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं उनमें भी ये मतलब बसा रह सकता है, और ये जो स्मोकिंग जो धूम्रपान करते हैं उनमें भी बसा रहता है। और अगर सेक्सुअल जो यौन संबंधित जो इन्फेक्शन है उससे भी ये बसा रहता है, फिर वो क्लियर नहीं होता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स यहाँ पर जिक्र किया है डॉक्टर सरिता ने, डॉक्टर अंजू ने बताया है कि किस तरह से ये वायरस जिस्म में रह सकता है। देखिए एक चीज़ ये है कि बहुत सारे प्रिकॉशंस हमारे माहिरीन बताते हैं, लेकिन हम लोग कितना उनको फॉलो करते हैं ये भी मैटर करता है। हम कहाँ उनको कर रहे हैं चीज़ों को, कहाँ उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारी जो सेहत है, पूरी सेहत इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कितनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर अंजू ने बताया कि हमारे मुल्क में हर 8 में से 1 महिला इस जो खातून है इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाती है, और यही नहीं है उसकी मौत का सबब भी बन जाता है। तो इसके बारे में बहुत ही बारीकी से मैं बात करना चाहूँगा अपने मुल्क को लेकर कि हमारे मुल्क में ये मर्ज़ किस तरह से अपनी जद में ले रहा है ख़वातीन को, और अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर क्या कंडीशन है, क्या आंकड़े हैं, क्या रिसर्च है। डॉक्टर स्तुति। धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। हमारे पूरी दुनिया में देखा जाए तो 6.5 लाख औरतों को सर्वाइकल कैंसर है, और उसमें से लगभग 1.5 लाख से 2 लाख जो औरतें हैं वो इसकी वजह से ख़त्म भी हो जाती हैं। हमारे देश में ये लगभग 20%, जबकि 1 में से 5% जो वो रेशो है वो है। तो हमारे देश में लगभग 1 लाख औरतों को ये सर्वाइकल कैंसर है, और जिसमें से लगभग 80,000 हर साल, जैसे कि हर 8 मिनट में 1 औरत की जान इस कैंसर से जा सकती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे कैंसर्स जो हम पता कर पाते हैं, अगर हम अर्ली स्टेज में या प्री कैंसर में पता कर पाएँ तो हम उनका इलाज करके उनसे आप लोगों को बचा भी सकते हैं। बर वक्त किसी चीज़ के बारे में जानना, डॉक्टर उसका इवैल्यूएशन करे और आपको बताए कि आपको ये खाली सर्वाइकल कैंसर की बात नहीं है, हर तरह की जितने भी अमराज हैं सभी पर होता है कि अगर आप वक्त पर इलाज करा लेते हैं तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। यहाँ पर अभी जिक्र हो रहा है सर्वाइकल कैंसर का, तो इसके बारे में भी यही डॉक्टर स्तुति ने बताया जैसे कि आप लोगों ने सुना है। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है, क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं इस वक्त इस बारे में सोच रहे होंगे कि ये जो मर्ज़ है इसमें एज फैक्टर कितना मैटर करता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कभी भी कोई बात अगर सुनने में आती है तो हर इंसान एक सवाल ज़रूर करता है कि मरीज़ की उम्र क्या है। तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर की जैसे बात हो रही है, मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर सरिता से कि आप बताएं कि क्या ये जो बीमारी है, ये मर्ज़ है, सिर्फ बड़े जो उम्र की ख़वातीन हैं उनको ही अपनी जद में लेता है, या जो कम एज की भी हमारी ख़वातीन हैं वो भी इसकी जद में आ सकती हैं? तो दरअसल ये बात ये है कि जैसे इन्फेक्शन आता है शरीर में, तो जब से इन्फेक्शन आता है शरीर में तब से 10 साल लगते हैं। तो ये अगर ये जो यौन संबंधित है, क्योंकि ये यौन संबंधित है, जब शारीरिक संबंध जल्दी शुरू हो जाता है, 18 साल से कम उम्र में अगर शारीरिक संबंध शुरू हो जाए तो फिर 10 साल में वो इन्फेक्शन कैंसर की तरफ बढ़ सकता है, कैंसर से पहले और कैंसर की तरफ। तो ये 30 साल के आसपास भी हो सकता है और फिर उसके बाद 50 साल के आसपास भी होता है। तो ये बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन जो देखा गया है इंडिया में, तो ये नहीं है कि भाई आपको जो WHO ने दिया है कि आपको स्क्रीनिंग मतलब आपको टेस्ट करना है एक बार 30 साल में और एक बार इवन 40 साल की उम्र में। मतलब ये अगर आप टेस्ट करो
मतलब जो आप टेस्ट शुरू करो 30 साल की उम्र पे और 50 साल तक आप हर 5 साल आप टेस्ट कराओ, तो ये पता लगता है कि अगर इन्फेक्शन है तो ये इसमें आप ये खतरा है कि भाई कैंसर के पहले बदलाव हो सकते हैं और फिर कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए ये टेस्ट हम शुरू करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है 30 साल की उम्र में। पर जो हाई रिस्क है, जिसकी शादी जल्दी हो गई, जिसका शारीरिक संबंध जल्दी हुआ है, तो उनको हम 25 साल से भी स्क्रीनिंग शुरू कर देते हैं। एक सवाल डॉक्टर सरिता आप ही से लेना चाहूँगा मैं यहाँ पर, जैसे ये सर्वाइकल कैंसर है, यूट्रस में सिर्फ यही कैंसर हो सकता है या दूसरी तरह के और भी कैंसर ख्वातीन में देखे जा सकते हैं? हाँ, तो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, मतलब जो बच्चेदानी है, एक तो बच्चेदानी का मुंह है और बच्चेदानी है जिसमें एक्चुअली बच्चा बनता है, और ये बच्चेदानी के मुंह है जिससे बच्चा निकलता है, और फिर यौनी रास्ता है जिससे कि बाहर आता है जी। तो ये और फिर ये अंडेदानी है जिससे कि आपका हर महीना एक अंडा निकलता है जी। तो ये अंडेदानी है और इसके साथ ये ट्यूब से जहाँ से वो अंडे निकल के और बच्चेदानी में आता है। तो ये सारे मतलब ये हिस्से हैं, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, तो ये सारे हिस्से किसी भी हिस्से में कैंसर बन सकता है। पर सबसे ज़्यादा हमने देखा हुआ है महिलाओं में, स्पेशली हमारे देश में, कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है जो सबसे ज़्यादा पाया गया है। हम देख रहे हैं कि जैसे 1.25 लाख महिलाओं को ये कैंसर होता है और आधे से ज़्यादा महिलाएं की मृत्यु होती है, क्योंकि ये सब लेट स्टेज में आते हैं जी। और स्क्रीनिंग टेस्ट अपना जांच नहीं कराते, इसलिए वो पकड़ में नहीं आता है, हमें नहीं पता चलता कि ये इनमें है कैंसर, और फिर वो आगे जब आते हैं तो एडवांस कैंसर में आते हैं, जबकि पूरा इलाज संभव नहीं है जी। अगर पहले स्टेज में, जिस कैंसर के पहले वाले स्टेज में हम पकड़ लें तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है और बिल्कुल आसान है। सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगते उस इलाज के लिए, कराने के लिए। और कैंसर भी अगर जल्दी पकड़ में आता है तो उसका भी पूरा इलाज हो सकता है। बट जो स्टेज 3 और 4 जो एडवांस स्टेज में आते हैं उसमें हम करते तो हैं बट पूरे बचा नहीं सकते जी। देखिए, ये समझने की बात है, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप बेदार रहें, आप समझें चीज़ों को। जैसे कि डॉक्टर सरिता ने बताया है कि वक्त पर इलाज कितना ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आप वक्त पर इलाज नहीं करा रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, अलामत आपको ज़ाहिर हो रही हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके शौहर हो सकते हैं या आपकी वालदा हो सकती हैं या आपकी और दूसरे तरह के रिश्ते हो सकते हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आपकी चीज़ ज़ाहिर हो रही है, इस डॉक्टर को दिखाइए, फिर भी आप नहीं जा रहे हैं, तो बहुत ही अफसोस की बात है। और यहाँ जो हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप वक्त की अहमियत समझिए इलाज में। अगर आप वक्त की अहमियत नहीं समझेंगे तो इलाज बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिस चीज़ में सिर्फ, जैसे कि मैडम बता रही हैं, बहुत छोटे से पीरियड में आप ठीक हो सकते हैं, आपको सालों परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। एक चीज़ मैं डॉक्टर सरिता यहाँ दोबारा आपसे पूछूंगा, जैसे कि आपने बताया ये कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, इसका इलाज मुमकिन है, ठीक हो जाते हैं, सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा ये भी बताएं, जो और कैंसर्स हैं ख्वातीन में, महिलाओं में देखे गए हैं, यूट्रस के हैं या मुख्तलिफ हैं, तो क्या वो भी इतने आसानी के साथ ठीक हो सकते हैं अगर वक्त पर इलाज हो जाए? हाँ, या उनमें दुश्वारी पैदा हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। कौन से ऐसे कैंसर हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं थोड़ा सा। जो बच्चेदानी का कैंसर है उसमें भी अगर जल्दी पकड़ा गया तो वो भी मतलब क्योर जो बोलते हैं को क्योर संभव है। और इवन ओवरी का कैंसर जो अंडेदानी का कैंसर है, वो भी अर्ली स्टेज में अगर पकड़ा गया तो उसमें भी मतलब इलाज और क्योर संभव है, मतलब कि आप बच सकते हैं। ये नहीं कि कैंसर हो गया तो हम ये नहीं सोचना चाहिए हम तो मर जाएंगे, हमारी तो मौत लिखी हुई है, ऐसा नहीं है। तो कैंसर के अर्ली स्टेज में और पूरा इलाज भी पूरा करना चाहिए। ये नहीं कि एक बार हो गया, अगर सर्जरी ऑपरेशन हो गया उसके बाद आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है तो वो भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर ये पूरा नहीं हुआ तो फिर ये दोबारा कैंसर हो सकता है। तो ये सारे कैंसर जो है अगर जल्दी पकड़े गए तो उनका इलाज और क्योर संभव है। देखिए, इलाज तो पूरी तरह से मुमकिन है, ये आप पे डिपेंड करता है आप उसे कितना सीरियस ले रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर सरिता ने बताया, खाली इलाज शुरू करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका फॉलो अप, यानी कि जब डॉक्टर आपको बुलाता है और जो चीज़ ट्रीटमेंट वो देना चाहता है आपको उसको भी मानना पड़ेगा और सीरियस होकर उसे इलाज कराना पड़ेगा।
अब मैं बात करूंगा डॉक्टर अनु जी, आपकी तरफ आऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि जैसे कि अभी वजूहात पर, रीजंस पर, कॉजेज़ पर रोशनी आप तीनों ने डाली है, क्या कोई ऐसी बहुत बड़ी वजह है जो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ये कैंसर पनप रहा है? कुछ ध्यान दिलाना चाहें किसी तरफ आप ख़ास बात पर, तो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए। देखिए, बिकॉज इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि हम ये इतना इम्पॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बच्चेदानी का मुख का कैंसर है, जैसे हमने अभी बात की कि HPV संक्रमण हर महिला को शारीरिक संबंध के बाद हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है जागरूकता की, क्योंकि ये बेसिकली बच्चेदानी के मुख का कैंसर है, तो हम हिचक और संकोच के कारण डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और अपने जो हमारे जो लक्षण होते हैं, इसके लक्षण बहुत ही कॉमन होते हैं। जैसे आपका माहवारी में गड़बड़ी हो सकती है, या शरीर से गंदा पानी जाना, या फिर शारीरिक संबंध के बाद थोड़ा रक्त का रिसाव होना। तो क्योंकि ये बिकॉज हमारे प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड है, और तो संकोच रहता है हमें डॉक्टर के पास जाने में, तो हमें उसमें वो संकोच नहीं करना है, और बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स पे जैसे ही हमें ये दिक्कत हो तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो क्योंकि इतना कॉमन है ये कैंसर, तो इसका जानकारी। दूसरा, स्क्रीनिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, यानी कि कैंसर होने से पहले या फिर ये लक्षण आने से पहले ही जो हम जांच कराते हैं। इस कैंसर का सबसे अच्छा बात ये है कि ये बीमारी बनने से पहले, क्योंकि वायरस से कैंसर बनने में 10 से 15 साल तक का समय लगता है, तो अगर आपको कोई भी सिम्टम नहीं है तो भी आपको रूटीनली एज अ चेकअप ये जांच जो होती है स्क्रीनिंग की, जो कि हम HPV के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर पैप स्मीयर हम जिसे कहते हैं, वो हमें जाके एक बार करानी है। जैसे हम रूटीन अपना प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप कराते हैं, तो अगर आप लाइफ टाइम में 2 बार भी 35 साल की उम्र में और 45 साल की उम्र में ये टेस्ट कराएंगे, तो इस घातक बीमारी से बचा जा सकता है। देखिए, एक चीज़ और है, बहुत ख़ास है, इसके बारे में समझना भी ज़रूरी है। जैसे कि डॉक्टर अंजू ने भी बताया है कि ये जो सिम्टम्स हैं उस पर नज़र रखना, निगरानी रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके सिम्टम्स आप पहचान रहे हैं, उन सिम्टम्स को आपने देख लिया है और आप समझ गए हैं कि ये कुछ ना कुछ खुदा न खास्ता इस तरफ ले जा रहा है, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक तो ये डॉक्टर अंजू, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा और आपसे गुजारिश करूँगा, आप बताएं कि कौन से सिम्टम्स हैं जिनको पहचान कर कोई भी खातून अगर जाहिर हो रहे हैं उस पर, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए, और थोड़ा सा HPV के बारे में थोड़ा तफसील से बताइए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ HPV की। HPV एक वायरस है जो कि 2 तरह का होता है, लो रिस्क टाइप होता है और एक हाई रिस्क टाइप होता है। लो रिस्क में जैसे कि इसके कई सारे स्ट्रेन होते हैं। HPV 6 और 11 को हम लो रिस्क टाइप कहते हैं। हाई रिस्क टाइप यानी कि HPV 16, 18 और कुछ अदर टाइप हैं, जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए कारण है। उसका मेन कारण जो है वो हाई रिस्क टाइप है HPV की। और जैसे हम बात कर चुके हैं, ये वायरस हमें शारीरिक संबंध के दौरान इससे हम ग्रसित हो सकते हैं। और इससे केवल बच्चेदानी का मुंह का कैंसर ही नहीं, योनि मार्ग का कैंसर और इवन पुरुषों में भी पिनाइल कैंसर और एनल कैंसर इस HPV नामक वायरस से हो सकते हैं। एंड इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है, मतलब टीकाकरण उपलब्ध है, जिससे इस वायरस से निजात पाई जा सकती है। देखिए, वायरस से निजात पाई जा सकती है, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसे समझना चाहिए। और जो भी आपके आसपास अच्छे मतलब स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाकर मिलिए और बात कीजिए अपॉइंटमेंट लेकर। वो बताएंगे आपको कि ये मर्ज किस तरह से बढ़ता है और कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सिर्फ 2 कैंसर जिसके लिए वैक्सीन मतलब टीका उपलब्ध है, एक तो हेपेटाइटिस बी जो लिवर कैंसर और एक है ये सर्वाइकल कैंसर। तो ये मतलब एक बहुत अच्छा हमारे पास तरीका है जाके हम इसका रोकथाम कर सकते हैं। मतलब हम ये देख सकते हैं कि हम बचाव कर सकते हैं कि पहले ही लड़कियों में ये टीका दे, ताकि वो उनका जब शारीरिक संबंध शुरू हो जाएगा उससे पहले ये वायरस मतलब उनके बॉडी तैयार है कि अगर वायरस उनके शरीर में आए तो फिर उसके लिए रोके, मतलब उसको वहीं पे रोक सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपने यहाँ पर चीज़ों को बताया डॉक्टर सरिता, डॉक्टर अंजू।
देखिए, कोई भी तरह का जिस्मानी जो मर्ज़ होता है वो तभी पनपता है जब आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं। जैसे कि एक सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी है, एक मुतवाज़िन ग़िज़ा है, या आपकी सफाई है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी पूरी मजमूई सेहत को लेकर। और यहाँ पर बात जैसे सर्वाइकल कैंसर को लेकर हो रही है कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, कैसे पनपता है, और बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें भी जो हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल है, जो कि हमारी और चीज़ें हैं, अच्छी मतलब हेल्दी डाइट है, ये कैसे डिपेंड करता है। डॉक्टर स्तुति, मैं आपके पास आ रहा हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप बताइए, अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है, एक हेल्दी जो डाइट है नहीं है, और जो सफाई है, हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो क्या चांसेस ज़्यादा रहते हैं इस मर्ज़ के पनपने के, इस बीमारी के बढ़ने के? बहुत अच्छा सवाल है। देखा जाए तो कोई भी वायरस को हमारी बॉडी से बाहर निकलने के लिए हमारी खुद की जो ताकत है, शरीर की जो ताकत है, जो हमारी हेल्दी है, वही चीज़ हेल्प करेगी इस वायरस को हमारे शरीर से निकलने के लिए। जैसे कोविड में भी उन लोगों को ज़्यादा हुआ जो ज़्यादा कमज़ोर थे, ऐसे ही ये वायरस उन लोगों में ज़्यादा पनपता है और ज़्यादा कैंसर की तरफ लेके जाता है जो कि कमज़ोर हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि ज़्यादा स्मोकिंग या तो खुद करते हैं या जिनके हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। दूसरा, अगर HIV है या वो अपना अच्छा डाइट नहीं खाते या हर टाइम बाहर का खाना खाते हैं, तो ऐसे लोगों में ऑक्सीडेंट्स जो हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं, जो कि इस वायरस को फाइट करने के लिए हमें अच्छी ताकत चाहिए है, वो नहीं होती, जिसकी वजह से ये कैंसर आगे पनप सकता है। अगर ये कैंसर पनपता है तो हमें चेकअप से पता चल जाएगा कि ये कैंसर वायरस क्लियर हो गया कि पनपता है। अगर ये पनपेगा तो ये आगे चल के हमारे शरीर के अंदर कैंसर और प्री कैंसर कर सकता है। तो बिल्कुल ये आपने सही कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल आजकल बहुत प्री कैंसर जरूरी की है। भी थोड़ा सा बताएं, प्री कैंसर को किस तरह से समझे हमारे प्रोग्राम देखने वाले। क्या होता है, HPV अगर आज सपोज HPV वायरस एक औरत को हो गया तो लगभग 8 से 10 साल लगते हैं उसको शरीर में अंदर घुस के और हमारे DNA को चेंज करने में। हमारे जब वो DNA को चेंज करता है तो वो प्री कैंसर करता है, जिसको डिस्प्लेजिया भी बोलते हैं। प्री कैंसर में क्या होता है, ये कहीं फैल नहीं सकता, ये हमारे सर्विक्स के मुंह तक ही सीमित है और इसका इलाज पूरा 100% सीमित है, जिससे आगे कैंसर होने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी। अगर ये प्री कैंसर हमें स्क्रीनिंग मेथड से ही यूजुअली पता चलता है, क्योंकि हमारे को इस टाइम ज़रूरी नहीं कोई लक्षण आए, जैसे ज़्यादा खून जाए या गंदा पानी जाए, इस टाइम पे हो सकता है हमें कोई भी दिक्कत ना हो, और हो सकता है हमें थोड़ा मोटा दिक्कत भी हो। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास HPV टेस्ट या पैप टेस्ट कराते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कोल्पोस्कोपी जैसे टेस्ट के लिए लेके जाता है, जो कि कुछ नहीं है, हम अंदर जूम करके लेंस से सर्विक्स को देखते हैं और कुछ केमिकल्स लगाते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड और लुगोल्स आयोडीन। उसके बाद हमें पता चल जाता है कि कौन सा एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है, हम उसकी जांच करते हैं जिसको बायोप्सी बोलते हैं। वो बायोप्सी से हमें प्री कैंसर का आइडिया लग जाता है। इसका इलाज 2 तरीके से होता है। अगर हमें उसी वक्त जिस टाइम हम कोल्पोस्कोपी या लेंस से देखते हैं हमें शक होता है तो हम उसी वक्त उसका इलाज कर सकते हैं, उस एरिया को निकाल सकते हैं या उसको हम जला सकते हैं, जिसको थर्मल एब्लेशन बोलते हैं। अगर हमें लगता है कि वो अंदर जा रहा है और वो इजीली हम उसको उस वक्त इलाज नहीं कर सकते तो हम OT में छोटा सा हिस्सा बच्चेदानी के मुंह का निकाल लेते हैं और उसको जांच के लिए भेज देते हैं। अगर हम जांच पूरा करते हैं तो जनरली हम आगे बच्चे भी पैदा कर सकते हैं और आगे कैंसर भी नहीं होता है और इंसान पूरी तरीके से आगे सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर हम प्री कैंसर स्टेज पे नहीं पता कर पाते तो अगले 5 से 7 साल में ये कैंसर की तरफ डेवलप हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि कैंसर जब वहाँ तक पहुँचता है जहाँ इलाज में पेचीदियाँ पैदा होती हैं, वहाँ तक पहुँचता है, उससे पहले आपको बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं। अगर उन सिग्नल को आप पहचान लेते हैं तो इलाज बहुत आसान हो सकता है। डॉक्टर स्तुति, आपसे गुजारिश करूँगा, आप थोड़ा सा आपने यहाँ पर जिक्र किया है स्क्रीनिंग का, तो स्क्रीनिंग की जो अहमियत है वो लोग नहीं समझते हैं। स्क्रीनिंग को ऐसे समझते हैं कि जैसे स्क्रीनिंग एक ऐसे फॉर्मेलिटी है, लेकिन स्क्रीनिंग क्या है, कैसे होती है, उसका फ़ायदा क्या है, बस शॉर्ट में ये बताइए ज़रा सा।
आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे जो देश हैं जो डेवलप हैं, जैसे अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, इन सब ने ख़त्म कर दिया है इस कैंसर को, और हम भी ख़त्म कर सकते हैं 2030 तक अगर हम ये छोटा सा चीज़ जो कि स्क्रीनिंग करा सके। स्क्रीनिंग में हमें बस कुछ नहीं करना, हमें अपने डॉक्टर के पास जाना है 3 साल बाद जब से शारीरिक संबंध शुरू हुआ है, जो कि अक्सर औरतों में शादी के बाद होता है। जब वो जाते हैं तो वो आपका सर्विक्स चेक करेंगे और एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, जैसे कि हम ब्रश करते हैं ऐसे छोटा सा ब्रश सर्विक्स के मुंह से, बच्चेदानी के मुंह जो सर्विक्स है वहाँ से लेंगे और उसको फिर वो जांच के लिए भेजते हैं, जिसको हम पैप टेस्ट बोलते हैं। ये बहुत ही आसान टेस्ट है, इसके लिए आपको कुछ भी प्रिपरेशन पहले से करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वक्त बस अपने महीने के दौरान छोड़ के जा सकते हैं डॉक्टर के पास और वो आपका ये टेस्ट ले सकते हैं। उसके अलावा आप HPV टेस्टिंग भी करा सकते हैं। HPV टेस्टिंग में भी वैसे ब्रश की तरह सैंपल लेते हैं, वो सैंपल लैब में जाता है। जैसे डॉक्टर अंजू ने बताया कि लो रिस्क HPV होता है और हाई रिस्क HPV होता है, तो ये लैब में जाके हमें बता देता है कि हमें हाई रिस्क HPV है कि नहीं है। अगर हाई रिस्क HPV है तो आपके डॉक्टर के पास आप ज़रूर मशवरा कीजिए और फिर वो आपको आगे का इलाज समझा देंगे। ये बताना चाहूँगी सारी जांचें जो सरकारी अस्पताल में मुफ्त हैं, इसका कोई चार्जेस नहीं है, आप जाके चेकअप करा सकते हैं कभी भी किसी भी हॉस्पिटल। जी देखिए, सारी सहूलियात मौजूद है, आपको सिर्फ जाना है और अपना इलाज कराना है और पूरी तरह से सेहतमंद हो जाना है। यही हमारा मकसद है और यही आज के प्रोग्राम का भी मकसद है कि आप इस चीज़ को समझिए कि आसानियाँ पैदा कीजिए ज़िंदगी में, और ख़ास तौर से जब बात आपकी या आपके अपनों की सेहत की हो तो बहुत ज़्यादा होशियार रहिए और उन बातों पर अमल कीजिए जो हेलो डॉक्टर प्रोग्राम आपको बराह रास्त बताता है या समझाने की कोशिश करता है। डॉक्टर सरिता, एक सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा था, मैंने डॉक्टर अंजू से ले लिया, थोड़ा सा आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आसान ज़रा तरीके से बताइए कि कोई भी खातून ये जो सिम्टम्स हैं उनको कैसे पहचाने और कौन सा ऐसा सिम्टम है जो मेन है, अलामात हैं जिन्हें देखकर फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना बेहद ज़रूरी है किसी भी खातून के लिए। तो ये मैं बताना चाहूँगी, जो कैंसर के पहले वाले स्टेज है, जो प्री कैंसर जो उनका स्टेज जो है, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ जांच आपको कराना है, उसी जांच से ही पता लगता है। जांच पे क्या होता है, जैसे कुछ थोड़ा सा पानी लेते हैं और उसको चेक करते हैं माइक्रोस्कोप में। जब अगर आपको सफ़ेद पानी जाता है और जो एंटीबायोटिक्स जो देते हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, फिर तो तब आपको जाना चाहिए। आपका शारीरिक संबंध के बाद खून जाए तो आपको कराना चाहिए, और अगर पीरियड के बीच में, मतलब आपका महीना होता है बट उसके बीच में भी थोड़ा खून आए, थोड़ा धब्बा दिखे, तब भी आपको चेकअप कराना चाहिए। या फिर ऐसे कोई दर्द हो, जैसे पीठ में दर्द, ऐसे अगर कैंसर फैला है तो आपको मतलब सिर्फ दर्द भी हो सकता है एडवांस स्टेज में, जब पीछे मतलब नर्व्स जो जाता है तो उसमें सिर्फ बैक एक, मतलब पीठ में दर्द हो सकता है, लो बैक एक। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसके वजह से हम मतलब कैंसर का अर्ली स्टेज या कैंसर हो सकता है। इसके अलावा जो महीना जो बंद होता है, माहवारी बंद हो जाती है, जो मेनोपॉज होता है, उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग हो, खून जाता है या फिर पानी जाता है, तो फिर तब भी आप कैंसर हो सकता है, तो तब आप ज़रूर चेक कराना चाहिए जाके डॉक्टर। ये वो अलामात है जो ज़ाहिर हो सकती हैं उसके बाद, लेकिन जाना डॉक्टर के पास ही चाहिए और समझना चाहिए कि डॉक्टर जो बता रहा है वही आपको उस पर अमल करने की ज़रूरत है। कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में ये भी बताइए कि जो औरतों में, ख़वातीन में पेट के फूलने की प्रॉब्लम देखी गई है, कौन सा आती है हमारे पास, तो ये क्या वजह है, इसके क्या रीज़न हो सकता है? क्या ये कुछ सोचने वाली बात है या एक नॉर्मल प्रॉब्लम भी हो सकती है? हाँ, तो पेट अगर फूलता है, मतलब आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं फिर भी ये पेट फूले जा रहा है, जो या फिर खाना खाने के बाद ऐसे लग रहा है कि कुछ मतलब ऐसे है कि भारीपन है, या फिर तो इसमें ये है कि ओवेरियन कैंसर जो होता है, जो अंडेदानी का कैंसर होता है, तो वो अर्ली स्टेज में बिल्कुल पता नहीं चलता क्या है। तो वो अगर ये ऐसा हो रहा है सिम्टम्स, पेट फूल रहा है, तो ये पेट में पानी है या फिर एक ट्यूमर है जिससे कि पेट बढ़ रहा है। जी, तो इसके लिए क्या किस तरह का इवैल्यूएशन की जरूरत है किसी भी खातून को? एक तो डॉक्टर को इससे चेक कराए और अल्ट्रासाउंड करा ले। अल्ट्रासाउंड, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड जो होता है वो करा सकते हैं, भी पता चल जाता है। राइट। डॉक्टर अंजू, आपकी तरफ आऊँगा मैं यहाँ पर। बहुत सारी हमने यहाँ पर बात की आपसे तफसील से, एक और बहुत ख़ास बात है जिस पर ध्यान दिलाना आपका ज़रूरी है और हमारे नाज़रीन को उसके बारे में बताना ज़रूरी है। एक तो ये कि जो वैक्सीनेशन है
उसकी क्या वैल्यू है इस मर्ज से बचने में? दूसरा ये कि किस उम्र के जो कोई भी खातून है वो वैक्सीन ले सकती है और किस एज तक ले सकती है, इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताइए डॉक्टर अंजू। देखिए, जो अभी तक जो हम लक्षणों की ये सब बात कर रहे हैं, ये था कि कैंसर को हम कैसे जल्दी से पहचाने। लेकिन जो ये टीकाकरण है, इस कैंसर का बहुत ही अच्छा इसके अगेंस्ट ये हथियार है जो कि हमें HPV इन्फेक्शन से बचाता है। तो अब जैसे क्योंकि ये वायरस हमारे पास शारीरिक संबंध के बाद आता है, तो ये जो HPV नाम का वैक्सीन है ये आइडियली 9 से 15 साल की उम्र की लड़कियों के लिए दिया जाता है। ऐसे अगर आप गाइडलाइंस की बात करें तो ये 9 से 45 वर्ष की उम्र तक हम दे सकते हैं, बट हमारा फोकस है लड़कियों पे 9 से 15 साल का, ताकि उनका, क्योंकि 10 साल पहले है ये शादी होने से पहले, तो ताकि उनकी शरीर में पूरा अच्छे से इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप हो सके। तो HPV वैक्सीन 9 से 15 साल हमें देना है। और 2-3 तरह के वैक्सीन हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि गार्डासिल 4 एंड गार्डासिल 9, और इसके अलावा सर्वावेक जो भारत में ही बनाया गया है। सर्वावेक नाम भी वैक्सीन है जो मार्केट में अवेलेबल है। तो ये एंड कुछ सरकारी अस्पतालों में भी ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जाता है। तो जो ये वैक्सीन है, अगर आप 9 से 14 साल तक की लड़कियों में, आपके हॉस्पिटल में दिया जाता है ये एम्स में? हमारे हॉस्पिटल में ये जो हॉस्पिटल एम्प्लॉय हैं उनके लिए उपलब्ध है। और इसके अलावा समय समय पे कुछ प्रोग्राम होते हैं सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस और टीकाकरण के लिए, जिसमें ये उपलब्ध कराया जाता है। राइट। तो ये सिर्फ 9 से 14 साल नहीं, इसके बाद भी जैसे शारीरिक संबंध से पहले अगर दे तो कम से कम उसके बाद देने, 15 के बाद देना कोई फायदा नहीं है क्या? या नहीं कोई इस तरह की गाइडलाइन है कि दे सकते हैं? अगर कोई 40 की एज में लेना चाहे तो क्या वो लगवा सकते हैं? सो जैसे गाइडलाइन में है कि 9 से 45 साल तक आप दे सकते हैं। और ये बहुत ही आम क्वेश्चन है जो आपने पूछा कि भाई हमें पहले नहीं लगा, बिकॉज उस समय इतना टीकाकरण नहीं था। तो अभी इस समय बहुत सारी महिलाएं होंगी जिनको ये टीका नहीं लगा है, तो टीका दिया जा सकता है। लेकिन उसमें हमें ये बताना है, क्योंकि ऑलरेडी उनका वो वायरस से एक्सपोजर हो चुका है, तो टीकाकरण के साथ भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है पैप्समियर और HPV वो महिलाओं को कराना ही है। दूसरा, अगर एक वायरस की एक स्ट्रेन से सपोज उनको इन्फेक्शन हो चुका है, अगर वो टीका लगवाते हैं तो जो उसकी अन्य स्ट्रेन है जैसे 18, 31, 33, उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एक चीज़ और आप बताइए, इस वक्त हमारे जो नाजरीन हैं उनके जहन में भी ये सवाल चल रहा होगा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस जो वैक्सीन है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नॉर्मल या दूसरा कुछ हो सकता है क्या जो ले इस वैक्सीन को? तो देखिए, अभी तक ऐसा कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट इस वैक्सीन से इतना रिपोर्टेड नहीं है। अब जैसे बच्चों को हम बचपन में बहुत सारे टीके लगाते हैं, तो ये उसी तरह से उनको फीवर हो जाता है, उनको सो माइल्ड सिम्टम्स की भाई इंजेक्शन की साइड पे थोड़ा सूजन हो सकता है, रेडनेस, वो भी सब में नहीं होता, केवल कुछ लोगों में हो सकता है, और लेकिन वो बहुत ही कोई सीरियस नहीं है। प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है। डॉक्टर स्तुति, अब मैं आपसे वो बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम है। अब आप बताइए, अगर किसी का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है सर्वाइकल कैंसर का, तो वो ट्रीटमेंट का क्या पूरा तरीक़ाकार है वो बताएं, और कितने दिन का है? डॉक्टर स्तुति, अगर आपको ये कैंसर पता चल जाता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। आजकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो गई हैं, हर अस्पताल में इसकी सुविधा है कि इस कैंसर का इलाज हो सके। तो पहले डॉक्टर आपको नीचे से चेक करेंगे, चेक करके वो आपकी बायोप्सी टेस्ट करेंगे, एक छोटी सी जांच लेंगे बच्चेदानी के मुंह से, जिसको बायोप्सी बोलते हैं। ये बायोप्सी कंफर्म करके बताएगी कि आपको कैंसर है कि नहीं है। अगर आपको कैंसर पता चल जाता है तो डॉक्टर आपको नीचे से अच्छे से चेक करेंगे, नीचे आपका पूरा पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, और उसके आसपास उनको स्टेज पता चल जाएगी कि साइज़ क्या है कैंसर का और वो कहाँ तक फैला हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली अगर उनको ज़रूरत लगेगी तो वो आपको एडवांस टेस्ट जैसे MRI या फिर CT स्कैन बता सकते हैं। MRI और CT स्कैन अगर आप करते हैं तो उसमें आप एक रंगीन एक्सरे की तरह एक मशीन में लेटते हैं, जिससे आपके बाकी अंग भी दिखते हैं और ये पता चल जाता है कि कैंसर आपके दूसरे अंगों तक फैला हुआ है या नहीं। भगवान करे कि अगर कभी ऐसे हो तो वो अर्ली स्टेज में ही हो। अगर अर्ली स्टेज आती है तो हम पूरी तरीके से इसको निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद 99% औरतें ठीक रहती हैं आगे तक, लेकिन उनको फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है ये देखने के लिए कि कैंसर और कहीं तो नहीं फैला हुआ है।
उसके अलावा जो एडवांस स्टेज में आते हैं उनको हम रेडिएशन, जिसको हम सिकाई बोलते हैं, और कीमोथेरेपी के साथ इलाज करते हैं। ये इलाज लगभग 2 महीने तक चलता है और 50 से 60% औरतें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं इस इलाज के बाद। लेकिन कभी भी अगर हमें कैंसर पता चलता है तो आगे लॉन्ग टर्म डॉक्टर के पास आना पूरी ज़िंदगी ज़रूरी है, बिकॉज़ आगे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और कैंसर वापस भी आ सकता है, जिसको रिकरेंस बोलते हैं। बहुत कम प्रतिशत लोग जो कि इलाज नहीं ले पाते और बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं, जिसको स्टेज 4 बोलते हैं। उसमें आजकल हमारे पास दूसरे तरीके भी आ गए हैं, जैसे कि एडवांस कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी, जिसको हम बोलते हैं। ये सब तरीके हैं इलाज के, और इलाज करना बहुत ज़रूरी है, और वही हमारे प्रोग्राम का मकसद है। पहले तो इलाज के जो मराला है उसमें ना पहुँचे, और अगर पहुँच जाते हैं तो फॉलोअप करें, इलाज को कंप्लीट करें। कॉल आ गई, कॉल लेते हैं उसके बाद। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। अपना सवाल पूछिए। थोड़ा हम आपको प्रेगनेंसी को लेकर सवाल है डॉक्टर सरिता इनका, कि प्रेगनेंसी में कुछ थोड़ा कुछ ओवरी का क्या रोल है प्रेगनेंसी में, कुछ इस तरह का सवाल है, वो कुछ समझ आ रहे हैं वो। जब ओवरी तो हमेशा ही होती है, ओवरी तो इवन प्रेगनेंसी क्या सिजेरियन में। जी बताइए आप थोड़ा सा, प्रेगनेंसी में ओवरी का मतलब किस तरह से क्या प्रोसीजर है, आप थोड़ा सा बता दीजिए शॉर्ट में। कुछ कह रहे हैं तो प्रेगनेंसी में क्या है कि बच्चेदानी जो है वो बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा ओवरीज भी थोड़ी सी सूज जाती है। बट कई बार थोड़े से सिस्ट भी हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं फंक्शनल सिस्ट, पर वो बहुत बड़े नहीं होते हैं, जो इसमें पानी भर जाता है सिस्ट में। तो बट वो कैंसर नहीं है, जो ओवेरियन सिस्ट हैं जिसमें थोड़ा पानी। तो एक हद तक जैसे 5 सेंटीमीटर तक हम नॉर्मल मानते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है सिस्ट, तो फिर हमें मतलब उसको देखना, जांच करना है कि भाई ये कैंसर तो नहीं बन रहा है। तो एक तरीके के सिस्ट जो होते हैं, जो इस उम्र में, जैसे रिप्रोडक्टिव एज जैसे 25 से 40 साल की उम्र में, इनको बोलते हैं डर्मोइड सिस्ट। तो इसमें मतलब बेसिकली ये कैंसर नहीं है, बट ये थोड़ा सा सिस्ट बड़ा हो जाता है, और कई बार इस एज ग्रुप में हमें पता चलता है। जैसे अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी में, उस टाइम पता चल जाता है। उम्मीद है ये चीज़ें जो बताई हैं डॉक्टर सरिता ने आपने बखूबी समझी होंगी। मेरी एक और आपसे गुजारिश है कि किसी भी तरह का नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं या ढंग से अपना पूरा इलाज कराना चाहते हैं, तो किसी अच्छे माहिरीन के पास, डॉक्टर्स के पास जाइए, और वो ही आपका इलाज करेंगे। एक कॉल और आ गई है, वो ले लेते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर जी नमस्कार। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। अपना सवाल पूछिए। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ नेटवर्क इशू है, कुछ डॉक्टर सरिता आप ही बताइए, वो पूछना चाह रहे हैं कि अगर प्रेगनेंसी में बच्चा है, मतलब वहाँ पर और कैंसर भी है, तो क्या बच्चे की सेहत पर भी इसका असर पड़ सकता है? वो यही पूछ रहे हैं कि बच्चे की सेहत पर भी क्या उसका असर हो सकता है अगर माँ में कैंसर के कुछ सिम्टम्स हैं। अगर तो ये देखना पड़ेगा कि किस स्टेज के, कौन सा कैंसर है और किस स्टेज में कैंसर है जी। अगर कैंसर जो एडवांस्ड है और प्रेगनेंसी भी पहले 3 महीने में है, तो फिर ये बेहतर है कि भाई उसका प्रेगनेंसी मतलब उसका बच्चा निकाल के उसका इलाज करें। अगर थोड़ा एडवांस्ड हो गई है प्रेगनेंसी, तो हम तरीके हैं जैसे कीमोथेरेपी दे सकते हैं, जो प्रेगनेंसी में सेफ़ है, और ऑपरेशन जो है हम बाद में भी कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं। और ये भी कैंसर का भी देखना चाहिए हमें, कि देखना है कि किस स्टेज में। अगर अर्ली स्टेज में है तो हम बच्चे के साथ जैसे सिजेरियन करें, और जब बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है और प्रेगनेंसी भी है, तो अगर एडवांस्ड मतलब अगर प्रेगनेंसी से कंटिन्यू
करके और फिर उसका ऑपरेशन भी करें, और साथ साथ ये कैंसर का भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। अगर एडवांस स्टेज में तो हम ये कीमोथेरेपी दे के थोड़ा सा उसको रोके, गलाएं, और फिर बाद में जाके हम इसका देखिए ये जो डॉक्टर सरिता ने बातें बताई हैं इन पर आप समझिए, और मेरी फिर भी आपसे गुजारिश है कि जाकर किसी डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि इस तरह के केसेस में आपको निगरानी में रहना बेहद ज़रूरी है। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आज का हमारा ये प्रोग्राम सर्वाइकल कैंसर पे था, काफ़ी अच्छे से हमारे माहिरीन ने आपको बताया है। अब मैं गुजारिश करूँगा अपने माहिरीन से कि आपको वो बहुत अच्छे पैगाम इस प्रोग्राम के हवाले से दें, और यहाँ पर शुरुआत करता हूँ डॉक्टर सरिता से। डॉक्टर सरिता, हमारे प्रोग्राम का जैसे मकसद है कि अवेयर करना, बेदार करना, लोगों को बताना, तो इस वक्त जो मौजूदा दौर है इसमें कुछ सोशल जो अवेयरनेस है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो वुमेंस की हेल्थ है पूरी उसको लेकर। लेकिन इस सब्जेक्ट की जिस पर हमने बात की है, तो और हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारी वो ख़वातीन जो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है माशरे में, जिनको जो घर में रहती हैं, तो वो भी इनको समझें, थोड़ा शॉर्ट में बताएं। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि महिला अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें। मतलब ये हमेशा ये होता है कि हम बच्चे, टाइम नहीं होता बच्चे को देखना है, तो ये हम सोचें कि हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो बच्चों को देख सकते हैं अच्छे से उनकी वो कर सकते हैं कि उनको ठीक से पढ़ा सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। और आपके लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियां दोनों को ही टीकाकरण, दोनों लड़कियां और लड़के दोनों को दे सकते हैं, बेटा बेटी दोनों को दे सकते हैं। और ये टीका उपलब्ध है और इसका ज़्यादा जल्द ही सरकार हमें सारे सरकारी अस्पताल में मिल जाएगा और उपलब्ध हो जाएगा। और ये अपना चेकअप कराए, मतलब जो जांच कराए, और ये जांचें सारे सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में होती है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा समय निकाल के अपने सारे काम कीजिए, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। सेहत है तो आपकी ज़िंदगी है, आपके अपने हैं, और आप क्या माशरे में आपकी कोई भी जो आप चीज़ें करना चाहती हैं आप कर सकती हैं। थोड़ा सा डॉक्टर अंजू आपसे मैं पैगाम की यहाँ गुजारिश करूँगा, थोड़ा मिस और मिसकंसेप्शंस जो हैं उन पर भी थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिएगा अपने पैगाम में। तो अभी तक जैसे हमने बात किया, तो एक तो कोई भी जो हमने लक्षण की बात की, किसी भी लक्षण को इग्नोर ना करें। जो हमने आपको जानकारी दी है वो अपने आसपास के लोगों से भी बात करें और तुरंत ही अपनी जाके जांच कराएं। और जैसे कि जो महिलाएं जिसे बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी ये टीका लगवा सकती हैं, उनमें भी ये टीकाकरण, HPV टीकाकरण किया जा सकता है। और कुछ लोग मानते हैं कि भाई टीका लगाने से उनको ये बीमारी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीका इस सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक तरीका है। राइट। डॉक्टर स्तुति, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे? और पैगाम में ये भी ज़रूर डालिएगा कि हर औरत, जितनी भी ख्वातीन हैं, वो सेहतमंद किस तरह रहें और क्या किस तरह की डाइट लें, शॉर्ट में बताएं। सबसे अच्छा आजकल पूरी दुनिया कीटो डाइट बोल रही है, तो सबसे अच्छा रहता है कि आप प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाइए, जैसे अंडा है, सोया है, जो जितनी हरी सब्जियां हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि कलर्स होने चाहिए, रेनबो जैसे है आकाश में वैसे कलर्स होने चाहिए, तो गाजर है या आपके मटर है, या इस तरह की जो सब्जियां हैं या हरी सब्जियां हैं जैसे स्पिनच, जितनी कलरफुल जो बच्चों को रंग जैसे बताते हैं वैसी सब्जियां आप इनकॉर्पोरेट करिए तो वो अच्छा रहेगा। मतलब ये जो हेल्दी डाइट है इसका ध्यान रखें, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो पूरी तरह से सेहतमंद रहेंगे। नाजरीन, आप तीनों का हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। इस प्रोग्राम में आपने बहुत ही कीमती जानकारी यहाँ फराहम कराई हमारे नाजरीन को, और हमें भी, और हमारे जो स्टूडियो में लोग मौजूद हैं वो भी बहुत गौर से इस प्रोग्राम को सुन रहे थे, देख रहे थे। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो आज का प्रोग्राम सर्वाइकल कैंसर पर था और बहुत कीमती जानकारी यहाँ माहिरीन ने आपको दी है, इस पर अमल कीजिए। एक और गुजारिश है कि आप भी अपना कोई सजेशन अगर देना चाहते हैं तो जो टोल फ्री जो ID हमारी इस वक्त फ्लैश हो रही है, इस पर आप डायरेक्ट मेल भेज सकते हैं और हमें किसी भी तरह का सजेशन दे सकते हैं। ये प्रोग्राम YouTube पर अपलोड हो जाता है, वहाँ जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और हर तरह की बीमारी को अपने से प्लीज़ दूर रखिए। खुदा हाफिज़। HPV वैक्सीन बर वक्त लगवाएं, किसी भी गैर मामूली अलामात को नजरअंदाज ना करें, क़ुव्वते मदाफ़ियत मजबूत रखने के लिए सेहतमंद ग़िज़ा अपनाएं, ज़ाती सफाई का खास ख्याल रखें, एक से ज़ायद जिनसी साथियों से इज्तनाब करें, कम उम्री में शादी और जिनसी ताल्लुक से गुरेज करें, डॉक्टर के मशवरे से बाकायदा तिब्बी मुआयना करवाती रहें।
का आखिरी रविवार जब बजते